तुलसी ममता राम सोई, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय पार। तुलसी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की राम में ममता है, सब संसार में समता है, जिसको किसी व्यक्ति से राग, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी के दुख का कोई भाव है, तो ऐसा व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है। आज 22 जनवरी का दिन है। अयोध्या के अंदर श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन की, इस इतने भव्य दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एनलाइटनिंग बायो के इस प्लेटफॉर्म पर। यह हम बायोलॉजी को समर्पित एक चैनल लेकर आए हैं, लेकिन आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम फिर और कोई प्रयास करते रहेंगे। लेकिन इस शुभ दिन के अवसर पर आज हम एक बहुत बड़ी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। 12th बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। 12th बोर्ड के लिए हम बायोलॉजी की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में क्या खास होगा? इस सीरीज में होगा एक आरबीसी 2024 का जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, हम उस मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे और इन सभी का मैं एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर करूंगा और लिखित में आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिसके आपको क्लास के अंदर कोई भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है और लिखा लिखाया आपको पीडीएफ की फॉर्म मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और वहाँ से जाके पढ़ ले। क्लास से यहाँ देख ली, वहाँ जाके पढ़ ली, आपका चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा। 15-16 लेक्चर आएंगे, इसके अंदर आपकी बायोलॉजी की तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कहीं कहीं पर भी मेरे को सलाह देनी हो, कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी याद रखे कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं, पहले हमारे काम मॉडल पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए मॉडल पेपर देखिए। तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर। हम सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आधे अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, पराग कणों की बाहरी भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? किसका पूछ रहा है? पराग कणों का। पराग कणों की बाहरी भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? चलिए ऑप्शन ए है पैक्टिन, ऑप्शन बी स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन सी लिग्निन और ऑप्शन डी सेलुलोज। तो सेलुलोज और लिग्निन का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है इसका वो सही उत्तर है कि बाहरी भित्ति किसकी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और याद रखना कि स्पोरोपोलेनिन अब तक का ज्ञात कार्बनिक सामग्री में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना, नहीं उपस्थित है, नहीं खोज हुई है जो स्पोरोपोलेनिन का अपघटन कर सके। तो पराग कणों की बाहरी भित्ति किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की। एग्जाइम बोलते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन, शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है। शुक्राणु को पोषण देना है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिका, ऑप्शन बी नर जन्म कोशिका और ऑप्शन सी लीडिंग कोशिका और ऑप्शन द है शुक्रवाहिका। सुनिए, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है सर्टोली कोशिका, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। जबकि जो लीडिंग कोशिका है ये हार्मोन बनाती है, एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। और नरजन्म कोशिका, इस कोशिका से इसमें विभाजन द्वारा और विभाजन द्वारा आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और शुक्रवाहिका तो टेस्टिस के अंदर कुछ नलिका है। तीसरा क्वेश्चन, औषधि रहित अंतर्गर्भाशय युक्ति कौन सी है? क्या पूछा है? औषधि रहित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सब ध्यान रखना है। औषधि रहित पूछा है। औषधि रहित कौन सी होती है? लिपेस लूप, ये औषधि रहित है, ठीक है। और यहाँ पर हम ध्यान रखें कि कॉपर मोचक कौन सी होती है? कॉपर मोचक, कॉपर मोचक कौन कौन सी होती है? तो ये याद रखना, कॉपर मोचक होती है एक तो कॉपर टी, एक होती है कॉपर 7 और एक होती है मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये 3 है जो कैसी है? कॉपर मोचक है। ये 3 हो जाती है कॉपर मोचक। और LNZ20 और प्रोजेस्टासर्ट ये होती है हार्मोन मोचक, ठीक है। तो ये कैसी है? हार्मोन मोचक। हम यहाँ लिखेंगे साइड में। हार्मोन मोचक कौन कौन सी है? हार्मोन मोचक, तो हार्मोन मोचक हमारे पास 2 आ जाती है,
कौन कौन सी? एक तो आ जाती है LNG-20, LNG-20, और दूसरी आ जाती है प्रोजेस्टासाइड, प्रोजेस्टासाइड। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोजेस्टासाइड, ये हार्मोन मोचक है दोनों, ठीक है। और कॉपर टी कॉपर मोचक है, तांबा मोचक है। और कॉपर मोचक और कौन सी होती है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये 3 कॉपर मोचक, 2 हार्मोन मोचक और एक औषधि रहित। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग होता है? निम्न में से कौन सा लिंग सहलग्न होता है? तो हेपेटाइटिस, एड्स, हीमोफीलिया, हेजा। तो क्या पूछा? लिंग संलग्न, ठीक है। ये आनुवंशिक विकार पूछ रहा है, तो लिंग संलग्न एक्स या वाई गुणसूत्र पर होगा, तो एक्स और वाई गुणसूत्र पर कौन सा होता है? हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस, एड्स और हेजा, ये तीनों में से कोई भी आनुवंशिक रोग नहीं है। डीएनए के दोनों रज्जु परस्पर निम्नलिखित बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से बंध द्वारा डीएनए के दोनों रज्जु आपस में जुड़ते हैं? तो हाइड्रोजन बंध, डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, 2 रज्जु जो होते हैं वो किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। एडेनिन और एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, हमने पढ़ा था। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध के द्वारा दोनों रज्जु आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहाँ होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर द्वारा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो हाइड्रोजन बंध द्वारा, और 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। और पेप्टाइड बंध कहाँ होता है? प्रोटीन के अंदर होते हैं, जिसमें अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं, वो पेप्टाइड बंध है। और ग्लाइकोसाइडिक बंध कहाँ होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है कि जिसमें नाइट्रोजन क्षार व शर्करा, नाइट्रोजन क्षार व शर्करा आपस में जुड़ते हैं। कौन से बंध द्वारा? ग्लाइकोसाइड। ये सब डीएनए संबंधित है, ये तीनों डीएनए संबंधित है, ये डीएनए से संबंध नहीं रखता। तो हाइड्रोजन बंध दोनों रज्जुओं के बीच में, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, न्यूक्लियोटाइडों के बीच में, या जैसे लिखूंगा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, और ये अमीनो अम्लों के बीच में, और वो जाएगा नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के बीच में। पूछा क्या है? डीएनए दोनों रज्जु परस्पर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बंध। चलिए अगला क्वेश्चन, समजातता का सही उदाहरण है। समजातता, समजातता क्या होती है? समजातता होती है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति में तो समान हो लेकिन जिनके कार्य भिन्न भिन्न हो, उन्हें कहते हैं समजात अंग। और दूसरे होते हैं समवर्ती अंग या तुल्य रूप अंग। समवर्ती अंग उन्हें कहते हैं कि जिनके कार्य तो समान हो और जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न हो। पर यहाँ क्या पूछा है? यह पूछा है समजातता, यानी जो उत्पत्ति में समान हो और कार्य भिन्न भिन्न हो। तो चलो पहचान करते हैं। मानव, चित्ता और व्हेल के अग्रपाद। मानव के अग्रपाद यानी मर हाथ, और चित्ता के अग्रपाद, मर हाथ कुछ चीजों को पकड़ने का काम करते हैं, चित्ता के अग्रपाद दौड़ने का काम करते हैं, और व्हेल के अग्रपाद तैरने का काम करते हैं। तो तीनों के कार्य क्या है? कार्य भिन्न भिन्न है। कार्य भिन्न भिन्न है तो समजातता हो सकता है, क्योंकि कार्य भिन्न हो और उत्पत्ति में समान हो तो वो क्या होता है? समजात अंग होता है। दूसरा पूछा है शकरकंदी और आलू। शकरकंदी और आलू, शकरकंदी आपको पता हो तो ये होती है मूल, ये क्या होती है? मूल। जबकि आलू क्या होता है? तना। आलू होता है तना। देखो ये दोनों उत्पत्ति में भिन्न, ये तने से उत्पन्न है और ये मूल है, तो उत्पत्ति में दोनों भिन्न है, इसलिए ये समजात नहीं है। और कार्य दोनों के सेम है, दोनों ही खाद्य सामग्री है, तो कार्य समान है और उत्पत्ति में भिन्न है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है। पक्षी और चमगादड़ के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य करते हैं, उड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह कार्य समान है। कार्य समान है तो समवर्ती अंग होंगे, समजात नहीं। डॉल्फिन और व्हेल के फ्लिपर्स, डॉल्फिन और व्हेल के फ्लिपर्स दोनों ही तैरने का काम कर रहे हैं, तैरने का काम कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो समवर्ती अंग होंगे, समजात नहीं। यहाँ देखो कि ये सब उत्पत्ति में समान है, कार्य सबके भिन्न है, हमारा उत्तर हो जाएगा समजातता का। निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का सही समूह। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो जो रोग एक व्यक्ति से फैलते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो चलिए पहचान करते हैं। निमोनिया संक्रामक है क्या? हाँ जी है, ये बिल्कुल फैलता, खांसने से फैलता है। टाइफाइड, हाँ ये भी दूषित जल और भोजन से फैलता है। टाइफाइड मरी नाम याद है?
जो वर्षों तक रसोईया थी और वर्षों तक वो निमोनिया फैलाती रही। कैंसर कैंसर नहीं फैलता, जिस व्यक्ति में है तो उसी में रहे, कैंसर नहीं फैलता। ये नहीं फैलता तो ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि तीन में से दो तो है और ये नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, निमोनिया, पेचिस और एड्स, एक बार इसको छोड़ो, ये आ जाओ, एड्स और कैंसर, यहाँ भी एक कैंसर है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देखो, तो मलेरिया फैलता है मच्छरों के द्वारा, टिनस भी फैलता है, संधिसूत बोलते तो गठिया को रोग बोलते हैं। जो वृद्ध लोगों में आपने देखा होगा कि जो घुटनों के अंदर दर्द होता है, घुटने उनके काम नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं संधिसूत या गठिया रोग। ये नहीं फैलता, आपके दादाजी में तो आप में थोड़ा ना आएंगे, तो ये नहीं फैलता है, तो ये नहीं फैलता, तो ये भी संक्रामक नहीं है। यहाँ पर देखो वो ऑप्शन में निमोनिया भी फैलता, पेचिस भी फैलता और एड्स भी फैलता है, ये सब ये हो जाएगा संक्रामक रोग। निम्नलिखित में से बीओडी का पूरा नाम है, बीओडी का पूरा नाम पूछा है, देखो इसका नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखो यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी नहीं होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होगा डेफिशिएंसी। यहाँ देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और यहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों में से किसके साथ जाए? अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम उत्तर करेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं हो तो फिर हमारा उत्तर हो जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों ही सही है और दोनों एक साथ आने पर बायोकेमिकल उत्तर जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होता है? पादप होता है जो भोजन बनाने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्राथमिक उपभोक्ता जो पादपों को खाता है शाकाहारी, और द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? जो शाकाहारी खाता है यानी कि मांसाहारी, और अपघटक क्या होता है? जो इन सभी प्राणियों का अपघटन करते हैं, सभी जीव का अपघटन करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु और कवक इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, तो संख्या सबसे ज्यादा किसकी लग रही है? अपघटक की लग रही है, लेकिन उत्तर अपघटक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपघटकों को खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता, खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता अपघटकों को, खाद्य श्रृंखला में अपघटकों को शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं, शॉर्ट में लिखो, शामिल नहीं किया जाता, इसलिए अपघटक हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर इस तीनों में देखो, इन तीनों में देखने पर पता चल रहा है कि उत्पादक सर्वाधिक संख्या में होंगे, पादपों की संख्या, या घास का मैदान है, इतने सारे पादप होता है, तो उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उत्तर क्या जाएगा? उत्पादक। निम्नलिखित में से आणविक कैंची किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। आणविक कैंची क्या चीज है? जो ऐसी एक एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटता है, डीएनए को टुकड़ा में काटता है, काटने का काम कैसे करती है? तो जो डीएनए को काटने का काम करता है उस एंजाइम को कहते हैं आणविक कैंची। तो चलो पहचान करो, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज तो क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है, ये तो डीएनए खंडों को जोड़ता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है, जोड़ता है, तो इसको तो कैंची थोड़ा में कहेंगे, इसको तो गोंद कहेंगे, तो क्या कहलाएगा? गोंद होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यस, ये आरई एंजाइम है, आरई एंजाइम है, यही हमारा उत्तर है, आरई एंजाइम है, ये आणविक कैंची है, ये डीएनए खंडों को काटता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, डीएनए को खंडों में तोड़ देता है, डीएनए पॉलीमरेज तो श्रृंखला का दीर्घीकरण का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए, पादपों के लिए होता है टीआई प्लाज्मिड, है ना, ये वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। तो किसमें से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, इकोलाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है किससे? एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस से, एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस से। और यहाँ पर टीआई का मतलब क्या है? टीआई का मतलब यह टीमीफेसियंस से मत जोड़ना, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी जो गांठ को प्रेरित करने वाला होता है, ठीक है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग। और यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है अपने को एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि का गुण है? समष्टि का गुण है, समष्टि क्या होती है? पॉपुलेशन, जो अनेक व्यक्तियों से, अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है, वो होती है समष्टि। तो समष्टि का गुण पूछ रहा है। जन्म दर, जन्म दर समष्टि का गुण है, जन्म व्यष्टि का गुण है, व्यक्ति का गुण है ना, और जन्म दर समष्टि का गुण है। मृत्यु दर समष्टि का गुण है, जबकि मृत्यु एक व्यष्टि का गुण है। लिंगानुपात, लिंगानुपात समष्टि का गुण है, जबकि लिंग पुरुष होगा या महिला होगी ये होगा व्यष्टि का गुण।
तो इस प्रकार से जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात तीनों ही समष्टि के गुण है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारत में कुल कितने तप्त स्थल है? तप्त स्थल बोलते हैं यहाँ पर हॉट स्पॉट। तप्त स्थल का मतलब क्या है? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट है। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट है? तो भारत के अंदर है 3 हॉट स्पॉट। कौन कौन से? देखिए, भारत में 3 हॉट स्पॉट है। कौन कौन से? पहला पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, श्रीलंका। दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा हिमालय। तो 3 भारत में हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट श्रीलंका, ये श्रीलंका के और भारत के अंदर फैला हुआ है। इंडो बर्मा इंडिया और बर्मा में फैला हुआ है। हिमालय, ठीक है। तो 3 हॉटस्पॉट भारत में है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 3। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? सदैव सीधा जो हमेशा होता है वो कौन सा होता है? हमने ऑप्शन 2 ही लिखे है शायद, चलो कोई बात नहीं, देख लेना। जो ऊर्जा का पिरामिड होगा सदैव सीधा, कौन सा होता है? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड सदैव सीधा होता है। आपके पास प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, वहां से देख लेना। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा, वो वाला उत्तर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, सदैव सीधा होता है, देख लेना यहाँ से। आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है? कुछ हाल ही में विलुप्त प्रजातियां हैं, कुछ हाल ही में विलुप्त प्रजातियां हैं जिनको हमें याद रखना है, पूछी जा सकती है। कौन कौन सी? देखो, एक डोडो पक्षी कहाँ की? मॉरिशस की। मैं हाल ही में लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो है मॉरिशस की, मॉरिशस, मॉरिशस की कौन सी है? डोडो पक्षी, मॉरिशस की डोडो पक्षी, ये हो गई। दूसरी क्वेगा कहाँ की? अफ्रीका की। तो अफ्रीका, अफ्रीका की कौन है? क्वेगा, क्वेगा, ये भी हाल ही में विलुप्त हुई है, विलुप्त प्रजाति है। थाइलेसिन कहाँ की है? थाइलेसिन, ये ऑस्ट्रेलिया की मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की है। और थाइलेसिन, मार्सुपियल है, थाइलेसिन। ठीक, इसके अलावा और याद रखना, रूस की समुद्री स्टीलर गाय, समुद्री स्टीलर गाय, ठीक है। और 3 प्रजातियां बाघ की भी याद रखना, बाघ की 3 उपजातियां, बाघ की 3 उपजातियां, 3 उपजातियां है जो हाल ही में विलुप्त हुई है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? बाली, जावा और कैस्पियन, बाली, जावा और कैस्पियन, ये हाल ही में विलुप्त होने वाली 3 प्रजातियां है बाघ की। तो ये सब हाल ही की विलुप्त प्रजातियां हैं, हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, इनको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार कौन सी विलुप्त हो चुकी है? तो ये भी विलुप्त हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। उत्तर क्या जाएगा? थाइलेसिन। यहाँ से एक बात हम और लिख लेते हैं, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होगी? आईयूसीएन की फुल फॉर्म मैं इस यही साइड में यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए, आईयूसीएन की फुल फॉर्म, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर, ये भी यहां से याद रखना आप, आईयूसीएन की फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को न लाभ न हानि होती है? यानी कि एक को लाभ होता है, दूसरी उदासीन प्रजाति है, कौन सी है? देखे तो कौन सी क्या अनुक्रिया? सहभोजिता, परभक्षण, सहउपकारिता, परजीविता। परजीविता क्या होता है? जैसे हमारे ऊपर जो आकर रह जाती है तो उसको लाभ हो रहा है और हमें हानि हो रही है, तो यानी कि इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को हानि होती है। ठीक है। सहउपकारिता, सह उपकारिता, सह यानी साथ साथ, उपकार यानी भला, यानी दोनों का साथ साथ में भला हो रहा है, दोनों को ही लाभ होता है। परभक्षण, एक शेर खा रहा है हिरण को, तो शेर को तो लाभ हो रहा है और हिरण को नुकसान हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है। और सहभोजिता, देखे सहभोजिता ऐसी अनुक्रिया है जिसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरी को न लाभ न हानि, है ना, न लाभ न हानि।
तो दूसरी को न लाभ न हानि, उदासीन होती है। दूसरी उदासीन, उदासीन। जैसे बगुले जो है पशुओं के पास में वो चरती हुई गाय जैसे होती है, उनके पास में बगुले फिरते रहते हैं। तो गाय चर रही है, वहां से अंदर के अंदर जो कीट वगैरह बैठे तो वो उड़ जाते हैं, बगुला पीछे पीछे चलता होता है, उन कीटों को खा लेता है। तो यहाँ बगुले को भोजन मिल रहा है, बगुले को फायदा हो रहा है। लेकिन इस अनुक्रिया में बगुले से गाय को कोई ना तो लाभ हो रहा है, ना उसको कोई हानि हो रही है। तो ये वाली अनुक्रिया कहलाती है सहभोजिता, जिसमें एक को लाभ, दूसरी उदासीन। उदासीन मतलब न लाभ न हानि। तो उत्तर क्या जाएगा अपना? सहभोजिता। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब चलते हैं रिक्त स्थान। दूसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो अपने पास ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, एक ही प्रश्न के अंदर 10 होंगे, और ये भी प्रत्येक खाली जगह आधे अंक की होगी, टोटल ये 5 नंबर की हो जाएगी। चलिए, पहला क्या है? खाली जगह के बाद दे रखा है, परत विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो कौन सी परत जो है परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है? ठीक है, तो 4 परतें होती है, 4 में से जो टेपिटम होती है, टेपिटम, टेपिटम परत जो है वो परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए दूसरा, एक परिपक्व नरिग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को, नरिग्मक बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं शुक्र जनन, और मादयुग्मक बनने की प्रक्रिया कहते हैं अंड जनन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र जनन, शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक, वे कारक जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन कारकों को क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजन, उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजन, उत्परिवर्तन जन, उत्परिवर्तन जन, या यहाँ इसकी जगह लिख देना म्यूटाजन, म्यूटाजन। ये उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक है। ये भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, कोई जैविक कारक हो सकते हैं ना, जैसे परावैंगनिक किरणें भी उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है, तो वो भी एक प्रकार की म्यूटाजन है। चलिए नेक्स्ट, एक प्रारूपिक केंद्रक में हल्के अभिरंजित हुए छत्र। ठीक है, तो एक केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कुछ ऐसे भाग होते हैं, ऐसे छत्र होते हैं जो बहुत दृढ़ रूप से अभिरंजित होते हैं, बहुत गहरे अभिरंजित होते हैं, और कुछ हल्के अभिरंजित होते हैं। तो ये किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हल्के अभिरंजित का। तो जो हल्के अभिरंजित होते हैं उनको कहते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और जो गहरे अभिरंजित है उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। गहरे वाले को क्या बोलते हैं? गहरे अभिरंजित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण खाली जगह की मुख्य संकल्पना है। तो प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, किसकी संकल्पना है, किसका कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने, डार्विन। तो प्राकृतिक वर्ण डार्विन की मुख्य संकल्पना है। कोलेस्ट्रम में खाली जगह प्रतिरक्षा की प्रचुरता होती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? प्रसव के बाद जो माता के स्तनों से जो प्रथम बार जो दूध आता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक खींच कहते हैं, जो पहली बार जो दूध उत्पादन होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। और उसके अंदर कौन से एंटीबॉडी की प्रचुरता होती है? तो किसकी होती है? हमने याद रखना है कि देखो, माता को अम्मा भी कहते हैं, तो अम्मा के दूध में, अम्मा के दूध में कौन सी एंटीबॉडी? IgA होती है। अम्मा के दूध में कौन सी? IgA, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? IgA प्रतिरक्षी की प्रचुरता होती है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एथेनॉल उत्पादन करने के लिए एक यीस्ट होती है। कौन सी यीस्ट होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। हम लिख देंगे यीस्ट, और यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देंगे सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस माइसिस सेरेविसी। मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी, मैं इसको तिरछा लिख देता हूँ, सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। काटे गए डीएनए खंड को खाली जगह विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो डीएनए खंडों को कौन से टेक्निक के द्वारा अलग करते हैं? डीएनए खंडों को, तो डीएनए खंडों को जो अलग करने की जो तकनीक होती है हमने उसका नाम रखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसमें 11 जेल के माध्यम से
हम डीएनए खंडों को अलग करते हैं। ठीक है, आवेश लगाकर करते हैं, लेकिन किस आधार पर अलग होते हैं? तो ये होते हैं भार के आधार पर। जो छोटे होते हैं वो अधिक दूरी तय कर पाते हैं, और जो भारी होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कम दूरी तय कर पाते हैं। तो भार या घनत्व के आधार पर वो अलग होते हैं। ठीक है, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में किसी कोशिका कर्तृत्व से पूर्ण पादप बनने की क्षमता क्या कहलाती है? एक कोशिका से हम उत्तक संवर्धन के माध्यम से पूरा जीव बना लेते हैं, पूरा पादप बना लेते हैं। उस तकनीक को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टोटिपोटेंसी, यानी पूर्ण शक्तता। पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी पूर्ण शक्तता। नेक्स्ट, मेघालय के खाली जगह बहुत सी दुर्लभ पादप प्रजातियों की शरण स्थली है। तो मेघालय की क्या चीज है जो इन बहुत सारी दुर्लभ पादप प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हो कह सकते हैं, या एंडेमिक स्पीसीज कह सकते हैं, उनकी चरण स्थली है। तो कौन है? पवित्र उपवन, मेघालय के पवित्र उपवन, मेघालय के पवित्र उपवन, पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ प्रजातियों की चरण स्थली है। ये पवित्र उपवन क्या होता है? ऐसे उपवन जो संस्कृति के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, ये मानकर कि ये हमारे पवित्र हैं, इनको नहीं काटा जाएगा, यहाँ पर शिकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र मेघालय के अंदर भी है, और राजस्थान के अरावली के अंदर भी है, मध्य प्रदेश सरगुजा वगैरह में भी है। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे उपवन होते हैं, लेकिन मेघालय के जो पवित्र उपवन है, यहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब आते हैं अति लोकगात्मक कला। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। तो उत्तर एक लाइन में होगा या एक शब्द में होगा। तो जितना पूछा है उतने शॉर्ट में अपने उत्तर देने हैं। एक एक अंक के ये प्रश्न रहेंगे। इसमें से पहला प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं? परागण, पॉलिनेशन। तो हमने लिखा कि पराग कणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। एक पुष्प है, पुष्प के अंदर जो 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, झायांग और अपना हो जाएगा पुंकेसर, पुंकेसर का पुमंग कहते हैं। तो जो पुंकेसर है उसके अंदर जो परागकोश है उसके अंदर परागकण बनते हैं, और स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर के अंदर 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, और वहां परिपक्वन के बाद वो परागकण बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस घटना को हम कह रहे हैं कि परागकोश से पराग कणों का परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसे परागण कहते हैं। ये हवा से जा सकते हैं, वायु से, ये कीटों की सहायता से जा सकते हैं, जल की सहायता से जा सकते हैं। तो इनको ले जाने वाले कोई एजेंट होते हैं, ठीक है, पर हम अभी एजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है अपने पास वॉल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी। वॉल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी। आप पूरा नाम याद नहीं रखें, इतना रखना, सटन और बॉवेरी, बस इतना सा रख लेना। सटन और बॉवेरी ने दिया था, और समय याद रहे तो ठीक है कि 1902 में दिया था। सिस्ट्रॉन या संपार क्या है? सिस्ट्रॉन क्या चीज है? देखिए, डीएनए का वह खंड अथवा जीन, तो इसे मिलकर डीएनए का खंड है, ये डीएनए का जीन है। तो यानी कि एक प्रकार से जीन और सिस्ट्रॉन एक ही बात है। तो डीएनए का वह खंड अथवा जीन जिसके पास एक पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है, एक पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण की सूचना होती है, प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। तो डीएनए के उस खंड को सिस्ट्रॉन कहते हैं जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचना होती है, उसे क्या बोलता है? सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन और जीन लगभग समानार्थी है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा क्वेश्चन है, अनुकूलित किरण का कोई उदाहरण दीजिए। अब सिर्फ पूछे उदाहरण दीजिए, अपने को परिभाषा ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ उदाहरण देना है। अगर इतना सा लिख दे डार्विन के फिंच तो भी काम चल जाएगा। और मैंने इसमें एक लाइन और जोड़ दी है कि इसमें एक पूर्वज फिंच से, यानी फिंच कहते हैं चिड़िया को, जो चिड़िया थी जिससे डार्विन फिंच कहा जाता है, डार्विन ने इस पर अध्ययन किया तो उसको हम डार्विन फिंच कहते हैं। तो इसमें एक पूर्वज फिंच से गैलापागोस द्वीप पर, इस द्वीप पर डार्विन ने अध्ययन किए थे, डार्विन ने अपने प्रयोग किए थे। तो गैलापागोस द्वीप पर अलग अलग द्वीपों पर, वहां जो छोटे छोटे जो द्वीप थे उन द्वीपों पर अलग अलग आकृति की सोच वाली फिंचें विकसित हो गई। एक ही फिंच से अलग अलग विकसित हो गई। ये मूल रूप से अमेरिका की तो ये फिंच थी, वहां से ये चली गई गैलापागोस द्वीप में, वहां जाने के बाद में अलग अलग द्वीपों पर चली गई। तो क्या हुआ? अलग अलग द्वीपों पर उनके लिए भोजन अलग अलग था। तो अलग अलग भोजन के कारण, अलग अलग खाद्य सामग्री के कारण इन्होंने अपनी सोच में परिवर्तन कर दिया। तो सोच में परिवर्तन आ गया, तो यानी कि एक फिंच से अलग अलग
जगहों पर जाने के बाद में अलग अलग गुण विकसित हो गए, अलग अलग प्रजातियां विकसित हो गई। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसको हम अनुकूल विकिरण कहते हैं। तो डार्विन प्रिंस एक प्रकार का इसका उदाहरण है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि एक समान पूर्वज से अलग अलग भूभागों पर जाने के पश्चात प्रजातियों का विकास होना क्या कहलाता है? अनुकूल विकिरण कहलाता है। समवर्तीता की परिभाषा लिखिए। समवर्तीता, तुल्य रूपता, आज हमने बात करी थी एक बार और। तुल्य रूपता या समवर्तीता, ठीक है, किसे कहते हैं? हमने कहा था कि समजात तत्व होती है जिसमें उत्पत्ति में अंग समान होते हैं और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, और समवर्ती इसका उल्टा है कि इसमें उत्पत्ति अलग अलग होती है और कार्य समान होते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्राणियों के अंगों की संरचना या कह सकते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति या संरचना, तो अलग अलग प्राणियों के अंगों की संरचना या उत्पत्ति तो भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न, मैं यहाँ लिख तो भिन्न भिन्न, किंतु कार्य के समानता की प्रवृत्ति, कार्य कैसे होता है? समान, तो कार्य के समानता की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? समरूपता, समवर्तीता या तुल्य रूपता कहलाती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण किससे की जाती है? तो टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण होता है? विडॉल परीक्षण होता है, विडॉल परीक्षण होता है। और एड्स के लिए होता है एलाइजा परीक्षण। तो दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कूट AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? AUG कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो ये प्रारंभिक कोडॉन है और ये मिथ्योनिन को कोड करता है, दोहरा काम करता है। ठीक है, प्रारंभन का काम भी करता है और मिथ्योनिन को कोड करने का काम भी करता है। दही में कौन सा लाभदायक जीवाणु मिलता है? दही में कौन सा होता है? LAB या फुल फॉर्म कही तो लैक्टिक एसिड कह लेना, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इसको कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस। तो ये रहेगा दही में कौन सा लाभदायक जीवाणु? तो LAB, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आज के लिए इतना ही। पेपर को हम ये लगभग एक सेक्शन हो गया है, बाकी का जो मॉडल पेपर आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।